तो कल हमने मुदलियार आयोग को जो है शुरू किया था, माध्यमिक शिक्षा आयोग को। और इसमें हमने इसके गठन से संबंधित विषय को डिस्कस किया था कि किस आयोग की सिफारिश पर इसे बनाया गया था, 1948 में किसने इसकी सिफारिश की, और भारत सरकार ने इसके सुझाव पर इस आयोग को कब गठित किया। इसके गठन के विषय में बताया था हमने कि किस तिथि को इसका गठन हुआ था, और इसके जो 10 सदस्य थे वो कौन कौन थे। साथ में 17 सदस्यीय जो कोऑपरेटिव समूह था वो कौन कौन थे उसमें। इसके अलावा इसने किस किस पाठ्यक्रम पर पे अपना सुझाव देना था, ये हमने इसमें डिस्कस किया था। आयोग का कार्य क्षेत्र क्या था और किन दो हिस्सों पर इसने अपनी सिफारिशें देनी थी, ये हमने दोनों आपको कल एक्सप्लेन किया था। साथ में आयोग की जो रिपोर्ट थी फाइनली उसमें कितने अध्याय थे, कितने पृष्ठ थे, और कितनी तारीख को जो है ये रिपोर्ट सबमिट हुई थी। आयोग का जो सुझाव था वो क्या क्या था। माध्यमिक शिक्षा में दो सबसे पहले उन्होंने परिभाषित किए थे। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, उन उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था। माध्यमिक शिक्षा का नवीन संगठनात्मक स्वरूप, ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो मुदलियार आयोग ने कई तरह की सिफारिशें जो है इसमें की थी, और जिनका उद्देश्य था कि सेकेंडरी एजुकेशन में किस तरह का सुधार किया जाए, किस तरह का बदलाव किया जाए, और किस तरह से उसको भारत में उस समय की परिस्थितियों के अनुसार बेहतर बनाया जा सके। तो माध्यमिक शिक्षा का जो नवीन संगठनात्मक स्वरूप होना चाहिए, ये इस आयोग ने क्या कहा था इसके बारे में। तो पहला जैसे था कि माध्यमिक शिक्षा की जो अवधि होगी, पूरा जो ड्यूरेशन होगा, वो इसने कहा था कि 7 साल होना चाहिए, 7 इयर्स। तो जो है माध्यमिक शिक्षा इसने पूरा कहाँ से ले लिया, 5th क्लास के बाद से लेके 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। तो 7 साल का इसने माध्यमिक शिक्षा का ड्यूरेशन जो है परिभाषित किया कि इतने समय में माध्यमिक शिक्षा पूरी होनी चाहिए। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि यह शिक्षा 12 वर्ष से 17 वर्ष की आयु के बीच होनी चाहिए, जर्नली, कि जो है 12 वर्ष और 17 वर्ष की आयु के बीच लगभग होनी चाहिए। और इसमें इन्होंने शिक्षा की जो अवधि थी, जो 7 ईयर जो ड्यूरेशन से बात कर रहे थे, उसको इन्होंने दो श्रेणियों में बांटा। एक तो बताया 3 वर्ष की निम्न माध्यमिक शिक्षा, और वो जो 3 वर्ष की निम्न माध्यमिक शिक्षा होगी उसमें क्लास 6, 7, 8, ये 3 क्लासें इसमें आ जाएंगी, 6, 7 और 8। दूसरा इन्होंने सुझाव दिया था 4 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, और उसमें क्लासेज जो है 9th, 10th, 11th, 12th। इस प्रकार से जो है इन्होंने माध्यमिक शिक्षा के जो 7 साल थे उनको दो श्रेणियों में डिवाइड करके कहा कि इस तरह से इसका संचालन होना चाहिए। और निश्चित रूप से इसमें क्या होगा कि जब जो है पाठ्यक्रम का निर्धारण होगा, या फिर सुविधाओं की विशेषता होगी, माहौल परिवेश की अवधारणा होगी, तो ऐसी तमाम चीज़ों को जो है गौर किया जाता है एक विद्यार्थी के शिक्षण कार्यों के परिप्रेक्ष्य में। तो इससे क्या होता है कि पूरे शिक्षा पर, विद्यार्थियों पर, शिक्षकों पर उन चीज़ों का प्रभाव रहता है और उसका फिर लाभ होता है। तो तीसरी जो है इसकी रिकमेंडेशन ये थी। इसके अलावा इसने कहा था कि वर्तमान में जो इंटरमीडिएट कक्षा है को हटाकर उसका 1 वर्ष माध्यमिक कक्षा के पाठ्यक्रम में जोड़ दिया जाए, तथा 1 वर्ष विश्वविद्यालय के डिग्री कोर्स में जोड़ दिया जाए। तो ये भी जो है अच्छा है, और जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसमें भी इसी प्रकार का जो है रिकमेंडेशंस है।
कि जो इंटरमीडिएट की पढ़ाई है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि इंटरमीडिएट यानी स्कूलिंग की पढ़ाई बिल्कुल अलग हो जाए और हायर एजुकेशन यानी कॉलेजों की पढ़ाई अलग हो जाए। उससे फिर बच्चों में कंटिन्यूटी में जो है बाधा पैदा होती है। तो इस आयोग ने भी यही कहा था कि जो इंटरमीडिएट में है उसमें 11वीं की क्लास को तो पीछे जोड़ा जाए जो माध्यमिक शिक्षा के अंदर रहेगी, और जो 12वीं क्लास की पढ़ाई है उसे कॉलेज की पढ़ाई के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। तो इससे जो है बच्चा कंटिन्यूटी में आगे की तरफ बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि स्कूलिंग तक उसका सब कुछ एक तरफ था और कॉलेज का सारा एक तरफ हो जाए। और ये सुझाव आज के दौर में भी है। तो ये जो है संगठनात्मक स्वरूप के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव थे कि क्या। तो ये 4 मुख्य सुझाव इसमें हम देखते हैं। इसके अलावा जो है और क्या क्या सुझाव थे इसमें, इसी के अंदर डिग्री कोर्स की जो अवधि थी उसके लिए उन्होंने कहा था कि 3 वर्ष होनी चाहिए। आज भी वो तीन ही वर्ष है, परंतु अभी जो है कुछ कोर्सेज में जो ड्यूरेशन है वो 4 साल भी हो चुका है, 5 साल भी हो चुका है। कई सारे इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं, एकीकृत कोर्सेज 5-5 साल के। प्रोफेशनल कोर्स तो ज़्यादातर 5 ही साल के होते हैं, परंतु शायद आने वाले दिनों में जो नॉर्मल ग्रेजुएशन भी होगा वो भी 3 साल से ज़्यादा जा सकता है या ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ से इन्होंने कहा था कि 3 वर्ष होनी चाहिए जो डिग्री कोर्स की अवधि होनी है। उसके अलावा हाई स्कूल से विश्वविद्यालयों में प्रवेश करने वाले छात्रों के लिए 1 वर्ष का पूर्व विश्वविद्यालय कोर्स रखा जाना चाहिए। यानी जब जो है विद्यार्थी कॉलेजों में प्रवेश लें, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले, तो उनके लिए जो है 1 वर्ष का जो है पूर्व विश्वविद्यालय कोर्स रखा जाना चाहिए। और ये वही चीज़ है कि जैसे पीछे बताया जा रहा है कि जो माध्यमिक शिक्षा में हायर सेकेंडरी है उसमें जो है 11th वाली क्लास को पी से कनेक्ट करें, 12th वाली क्लास को कॉलेज के कोर्स के साथ कनेक्ट करें और इस तरह से कंटिन्यूटी रहे। तो यहाँ पर भी ये चीज़ें आ रही हैं। इसके अलावा जो है बहुउद्देशीय विद्यालयों को स्थापित करना चाहिए, मल्टीपर्पज यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस को। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर कई तरह के कार्यों को संचालित किया जा सके, शिक्षा प्रदान की जा सके। यानी जैसे हम आज की डेट में देखते हैं कि एक ही कॉलेज के अंदर मल्टीपल कोर्स चल रहे हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, या मल्टीपल तरह के जो है प्रोफेशनल कोर्सेज भी संचालित हो रहे हैं। तो इस तरह के बहुउद्देशीय विद्यालयों की सुझाव इसने दिया था। साथ में इन्होंने कहा कि पर्याप्त संख्या में प्राविधिक और तकनीकी विद्यालय होने चाहिए। प्राविधिक का मतलब हो गया पॉलिटेक्निक। हम एक उस दौर में तो जो पॉलिटेक्निक आज के इंजीनियरिंग कॉलेजों का एक बड़ा स्वरूप उस दौर में रहा है। आज की डेट में अब इंजीनियरिंग कॉलेज ज़्यादा बनने शुरू हो गए हैं, और उस दौर में पॉलिटेक्निक ही एक बड़ा साधन था इंजीनियरिंग वाले हिस्से में। तो इस आयोग ने उसके लिए सुझाव दिया था कि पॉलिटेक्निक ज़्यादा से ज़्यादा बनने चाहिए और उसके अलावा टेक्निकल कॉलेज भी बनने चाहिए। तो ये भी इसका जो है रिकमेंडेशन थी। साथ में औद्योगिक शिक्षा के विकास के लिए बहुत सारे उद्योगों पर उद्योग शिक्षा कर लगाया जाना चाहिए औद्योगिक शिक्षा के विकास के लिए। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है किसी भी देश में, औद्योगिक जो विकास होता है, उस औद्योगिक विकास में प्रोफेशनल किस्म का जो है एक तरह की पढ़ाई चाहिए होती है। और उस तरह के जो है जब कोर्सेज संचालित करने होते हैं तो उसके लिए एक अलग ही ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मशीनें चाहिए, एक तरह के प्रैक्टिस एरिया चाहिए, और इसमें तमाम कार्यों को करने के लिए धन की आवश्यकता है। ऐसा धन आयोग का रिकमेंडेशन था कि औद्योगिक संस्थानों से लिया जाना चाहिए उद्योग शिक्षा कर। जैसे आज के डेट में एजुकेशन सेस लिया जाता है, शिक्षा कर। तो उससे क्या होगा कि उसी तरह की शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, और वो शिक्षा बेहतर होगी तो उद्योग धंधों को, उद्योग घरानों को
ऐसे प्रोफेशनल मिलेंगे, ऐसे स्किल्ड लोग मिलेंगे जो उनके उद्योगों में जो है कारगर भूमिका निभा सकते हैं और वो उसका लाभ भी ले सकते हैं। तो ये भी इसका सुझाव था। और इसके अलावा ग्रामों में स्थापित माध्यमिक विद्यालयों में कृषि पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि तब भारत, आज भी भारत कृषि प्रधान देश है, परंतु तब तो भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या खेती का कार्य करती थी। तो आयोग का ये भी मानना था कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जो कॉलेजेज हैं उनमें अगर जो है कृषि संबंधी कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी तो बहुत सारे जो है युवा अपने ही जो है स्वयं के रोजगार को स्थापित कर सकते हैं और कृषि संबंधित कार्यों को ज़्यादा अच्छे ढंग से संचालित करेंगे। तो ये तमाम जो है संगठनात्मक ढांचे के लिए आयोग के द्वारा दिया गया सुझाव था। इसके अलावा जो है भाषाओं के बारे में इस आयोग ने क्या अपना रिकमेंडेशन दिया था। और जैसे आज भी हम देखते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 में भी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला सजेस्ट किया गया है। हमने इससे पीछे भी देखा था कि राधा कृष्णन आयोग के समय पर भी जो है भाषाओं के परिप्रेक्ष्य में 3 लैंग्वेज फॉर्मूले की बात हुई थी। और मुदलियार आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग भी इस विषय पर अपना रिकमेंडेशन देता है। तो क्या कहता है, भाषाओं के अध्ययन, स्टडी ऑफ लैंग्वेज में क्या कहता है ये, कि संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाए। राजभाषा का मतलब ये हुआ कि जिस भाषा में अधिक सारे सरकारी क्रियाकलाप या कार्य होते हैं। तो जब संविधान में किसी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाता है तो उसका मतलब है कि उस भाषा में उस देश की सरकार, संस्थान, ऑफिस, कार्यालय, विद्यालय, सभी जगहों पर उसका प्रमुख रूप से प्रयोग होता है। राजभाषा यानी सरकार की, यानी राज्य की भाषा, जिसमें राज्य काम कर रहा है। एक होती है राष्ट्रभाषा, जिस भाषा को देश में अधिकतम लोग बोलते हैं, जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, उसे बोला जाता है राष्ट्रभाषा। तो भारत में जो है राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों का दर्जा हिंदी को दिया गया है। तो इन्होंने इस चीज़ पर कहा था कि संविधान में हिंदी को ये दर्जा मिलना चाहिए, और हिंदी को ये दर्जा है भी। साथ में इन्होंने कहा अंग्रेजी को माध्यमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम से निकालना नहीं चाहिए, या निकाल अगर देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, हानिकारक जो है प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अंग्रेजी भारत में पिछले कई 100 सालों से चल रही है, और अगर उसे अचानक हटाते हैं माध्यमिक शिक्षा में तो उसे एकदम जो है नुकसान आएगा, क्योंकि उसके हिसाब से किताबें छपी हैं, शिक्षक हैं, ट्रेंड लोग हैं, ऐसे तमाम चीज़ों में एकदम जो है बदलाव करेंगे तो दिक्कत आएगी। हालांकि समय के साथ में अपनी मातृभाषा में सारी शिक्षा, पढ़ाई, शोध वगैरह होना ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। तो इन्होंने कहा अंग्रेजी हटाने के लिए भी इन्होंने तुरंत कहा कि इससे हानिकारक प्रभाव पड़ेंगे। इसके अलावा अंग्रेजी और हिंदी की शिक्षा, दोनों भाषाओं की, जूनियर बेसिक के बाद दी जानी चाहिए। यानी जूनियर और बेसिक की जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तब इन भाषाओं की इनकी जो है पढ़ाई होनी चाहिए। तो जो पहले सरकारी स्कूल थे वहाँ पर अंग्रेजी 6th क्लास से स्टार्ट होती थी, 6th के बाद से शुरू होती थी पहले अंग्रेजी। उससे पहले सारी पढ़ाई हिंदी में होती थी। और उसका ये होता था कि जो है जो अंग्रेजी माध्यम, जो हिंदी माध्यम के बच्चे 6वीं से अंग्रेजी पढ़ना शुरू करते थे, उनकी अंग्रेजी पर पकड़ काफ़ी मुश्किल से आती थी। तो आज के दौर में तो जो है शुरुआत से लगभग जो है अंग्रेजी भी आ जाती है। परंतु इन्होंने कहा था कि जो है जूनियर बेसिक शिक्षा के बाद होना चाहिए, और इस बात का ध्यान दिया जाए कि एक ही वर्ष में दोनों भाषाओं की शिक्षा न दी जाए। इसका मतलब इन्होंने कहा कि दी तो जाए, परंतु ऐसा ना हो कि एक साथ ही एक ही वर्ष में दोनों भाषाओं की शिक्षा दी जाए, जिससे बच्चों को जो है, विद्यार्थियों को दिक्कत हो। साथ में इन्होंने कहा कि माध्यमिक विद्यालयों की जो पाठ्यक्रम है, संस्कृत को सम्मिलित करना आवश्यक है। संस्कृत भाषा,
हमारे भारत में सभी भाषाओं का विकास संस्कृत भाषा से माना जाता है। संस्कृत भाषा को वैज्ञानिक भाषा बोला जाता है और हम वेदों में कहते हैं कि ये विद्वानों की भाषा है। उत्तराखंड सरकार ने संस्कृत को महत्व देते हुए उत्तराखंड की दूसरी राजकीय भाषा संस्कृत है, पहली भाषा हिंदी है। और आने वाले समय में इसको और ज़्यादा प्राथमिकता दी जा सकती है। तो इन्होंने कहा था कि संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में शुरू हो जानी चाहिए और ये इस्तेमाल भी हो रही है आज की डेट में। साथ में इन्होंने कहा माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा ही होना चाहिए। इसका मतलब जो है कि जो पढ़ाई हो स्कूलों में वो पढ़ाई मातृभाषा यानी मदर टंग में, जो वहाँ की स्थानीय भाषा है। अगर हम केरल में जाएंगे तो केरल की स्थानीय भाषा मलयालम है। अगर हम जो है कर्नाटक में जाएंगे तो कन्नड़ा है। अगर बंगाल में जाएंगे तो बंगला है। पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी है। यूपी में आएंगे तो हिंदी है। उत्तराखंड में आएंगे तो कुमाऊनियन गढ़वाली भी मान सकते हैं, परंतु ज़्यादातर लोग यहाँ हिंदी बोलते हैं। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि मूल स्थानीय भाषा में ये चीज़ें आ जाए। हमारी जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसमें भी जो है कहा गया है कि जो स्कूली शिक्षा है उसे मदर टंग में दिया जाना चाहिए और तब उसके बाद जो है अन्य भाषाओं का इस्तेमाल उसमें होना चाहिए। इसके अलावा माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 2 भाषाओं की शिक्षा प्रदान की जाए। माध्यमिक यानी स्कूलिंग लेवल पर हर एक बच्चा कम से कम 2 भाषाओं में जानकार हो और इसीलिए जो है हिंदी और अंग्रेजी का शिक्षण उत्तर भारत के राज्यों में कराया जाता है। जब हम दक्षिण भारत में जाते हैं तो वो अपनी लोकल भाषा एक और अंग्रेजी भाषा की शिक्षा देते हैं, वहाँ हिंदी नहीं चलती है दक्षिण भारत के राज्यों में, जिनको हम गैर हिंदी भाषी राज्य के रूप में जानते हैं। तो ये भाषाओं के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में इस आयोग ने अपना सुझाव दिया था। उसके अलावा माध्यमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, इस पर जो है आयोग का क्या कहना था। आयोग ने कहा कि पाठ्यक्रम का सामाजिक जीवन से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। मतलब जो सिलेबस डिजाइन किया जाए उस सिलेबस के अंदर जो कंटेंट हो, उसके अंदर जो चैप्टर हो, उसमें जो बातें हों, उनका संबंध हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा होना चाहिए। तभी जाके विद्यार्थियों में रुचि आएगी, वो उसमें रुचि लेंगे, उन्हें समझ में आएगा। परंतु अगर जो है सामान्य जीवन से संबंधित कोई भी बात उसमें नहीं है तो काल्पनिक किस्म की ज़्यादा रहेगी। तो इन्होंने कहा था कि सामाजिक जीवन से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए उनका। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न अनुभव में एकता स्थापित करा सके। अब पाठ्यक्रम यानी जो सिलेबस है, जो उसमें चैप्टर हैं, उस चैप्टर के अंदर जो जानकारियां हैं, सूचनाएं हैं, सिद्धांत हैं, विचार हैं, वो ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी को अलग अलग तरह का अनुभव हो। जैसे सामाजिक परिवेश है कि उसमें इकट्ठा रहने में क्या लाभ होता है, अलग अलग रहने में क्या नुकसान होता है, और जाति का, धर्म का, इनका क्या नुकसान है, क्या फायदा है। ऐसी तमाम तरह की चीज़ें एक विद्यार्थी को अनुभूति के रूप में महसूस होनी चाहिए और साथ में उसे एक आभास भी आना चाहिए यूनिटी, एकता। क्योंकि कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी व्यवस्था यूनाइटेड हुए बिना आगे नहीं बढ़ सकती, तरक्की नहीं कर सकती है। तो ये लक्ष्य इनका भी था। पाठ्यक्रम में लचीलापन तथा विविधता होनी चाहिए। लचीलापन का मतलब ये होता है कि उसमें सहूलियत हो, उसमें सरलता हो, उसमें समय के साथ बदलाव की संभावना हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है पाठ्यक्रम में होना चाहिए। हालांकि इसका मतलब ये नहीं हो कि इसको लगातार बदलते जाएं हम, फ्रीक्वेंट बदलने में दिक्कत आएगी, परंतु जरूरत के अनुसार उसमें बदलाव की संभावना होनी चाहिए और साथ में उसमें डाइवर्सिटी होनी चाहिए, विविधता। जैसे हम
किसी भी चीज़ में कहते हैं कि भारत में बड़ी विविधता है लोगों के बीच में। यानी उत्तर भारत में जाएंगे अलग ढंग के लोग मिलेंगे, दक्षिण में अलग मिलेंगे, उत्तर उत्तर पूर्व में अलग मिलेंगे, भाषा अलग अलग मिलेंगी, खान पान अलग अलग मिलेंगे, कपड़े अलग अलग मिलेंगे। ये विविधता है। ऐसी ही विविधता शिक्षा में भी होनी चाहिए, ताकि शिक्षा को वो जो और रुचिकर बना दे। इसके अलावा इन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में जिन विषयों को स्थान दिया जाए उनके बीच में अंतर संबंध होना चाहिए, यानी इंटर कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे सिलेबस को डिजाइन किया जाता है और उसमें सब्जेक्टों को ग्रुपों में डाला जाता है कि इस विषय के साथ ये विषय पढ़ने चाहिए, या इस विषय के साथ, जैसे साइंस स्ट्रीम होती है, आर्ट स्ट्रीम होती है, इस तरह की जो स्ट्रीम्स हैं उनके बीच में अंतर संबंध होना चाहिए, ताकि उसका लाभ हो। जैसे हम देखते हैं कि जो मैथमेटिक्स पढ़ता है वो फिजिक्स भी पढ़ता है, वो केमिस्ट्री भी पढ़ता है, एक कॉम्बिनेशन है उसमें। और अगर किसी को लाइफ साइंस में जाना है तो बायोलॉजी पढ़ता है, जूलॉजी पढ़ता है, बॉटनी पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है। और अगर किसी को ह्यूमैनिटीज़ में जाना है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ता है। और अगर किसी को जो है कॉमर्स कॉमर्स में जाना है तो उसको अकाउंटेंसी, ऑडिट, अकाउंट, ये सारी चीज़ें। तो इस तरह का सुझाव भी इसने दिया था। और पाठ्यक्रम में मनोरंजन क्रियाओं का समावेश भी होना चाहिए, यानी जो पढ़ाई हो उसमें जो है एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ की बातें भी होनी चाहिए। और चाहे फिर वो जो है उसमें कल्चरल हिस्सा हो या फिर जो है व्यक्तित्व विकास का हिस्सा हो, इंटरेक्शन, वार्तालाप का हिस्सा हो, ऐसा इन्होंने सुझाव दिया था। तो ये तमाम चीज़ें जो है विद्यालयों के पाठ्यक्रम के रूप में इस आयोग के द्वारा सुझाव दिया गया। पाठ्य पुस्तकों के बारे में इस आयोग का क्या कहना था? तो टेक्स्ट बुक्स, पाठ्य पुस्तकों में आयोग कह रहा है कि स्तर को ऊंचा उठाने के लिए एक उच्च पुस्तक समिति का निर्माण हो। अब जो किताबें पढ़ी जा रही हैं या जिन किताबों को पढ़ाया जा रहा है, उन किताबों को लिखने वाला कौन है, लिखने का उद्देश्य कौन है, उसका उसके अंदर जो बातें हैं, विचार हैं, सूचनाएं हैं, उनको किस तरह से जो है डिजाइन किया गया है। भारत में हम देखते हैं कि इसी तरह के कार्यों को करने के लिए भारत सरकार ने एक बॉडी बना रखी है जिसे हम कहते हैं एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी का मूल काम ये होता है कि इस पे बहुत लंबा चौड़ा शोध किया जाए और फिर पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाएं, ताकि विद्यार्थियों को एक ऐसा नागरिक बनाया जा सके जो देश के लिए, स्वयं के लिए, समाज के लिए उपयोगी, अच्छा, प्रगतिशील हो। तो ऐसा सुझाव इसने भी दिया था कि एक उच्च पुस्तक समिति बननी चाहिए। उससे क्या हो जाएगा, शिक्षा का स्तर उठाने में सरलता मिलेगी। किसी भी विषय की पाठ्य पुस्तक की जगह 3-4 अच्छी पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन किया जाए और फिर विद्यालय को अवसर दिया जाए कि उसमें से किसी एक को छांटे। जैसे आजकल देखते हैं प्राइवेट स्कूल्स हैं या सरकारी स्कूल हैं, वहाँ ऑप्शन एक ही रखा हुआ है कि ये किताब है, यही पढ़नी है। परंतु आयोग का मानना ये था कि एक ही विषय पर 3-4 किताबें होनी चाहिए और उन किताबों में चॉइस होनी चाहिए फिर कि विद्यालय कौन सी किताब का उपयोग करना चाहता है। और प्राइवेट वाले कुछ करते भी हैं, इसलिए हर स्कूल की अपनी अपनी किताबें देखने को मिलती हैं। हालांकि उसके पीछे लॉजिक क्या वो अलग है, परंतु ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन इस्तेमाल होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा इन्होंने पाठ्य पुस्तक के बारे में कहा था, यह समिति कागज, मुद्रण, छपाई, चित्रों आदि के संबंध में निश्चित सिद्धांत प्रतिपादित करे। जैसे एनसीईआरटी ने अभी नई किताबें छपाई हैं, तो उसमें जो है उसने जो चित्र बना दिए हैं बड़े लॉजिकल हैं, बड़े व्यावहारिक हैं, या फिर जो हम जीवन में वास्तव में देखते हैं, ऐसे चित्रों को प्रिंट किया है। ऐसा नहीं लग रहा है कि पता नहीं कहाँ का चित्र है ये।
इसी प्रकार से जो कंटेंट है, जो छपाई है, जो प्रिंटिंग है, इन तमाम बातों को जो है प्राथमिकता इस प्रकार से रखी गई है कि वो असली में लगें, वास्तव में लगें, जुड़ाव हो। और यही बात जो है इस आयोग ने भी कही थी। और इसके अलावा पाठ्य पुस्तकों का परिवर्तन करने में शीघ्रता नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब एक बार जब पाठ्य पुस्तकों को इस्तेमाल किया गया है तो उनको जारी रखा जाना चाहिए। बहुत छोटे कारण पर उनको बदलना नहीं चाहिए पूरा, या बहुत तेजी से अमेंड नहीं हो जाना चाहिए। तो इससे फायदा क्या होगा कि उस पर जो किया गया काम है उसका लाभ जो है विद्यार्थियों को, शिक्षा को मिलेगा। तो परिवर्तन शीघ्र ना हो, उससे जो है नकारात्मकता आ सकती है। तो ये पाठ्य पुस्तकों के बारे में इस आयोग का कहना था। उसके अलावा जो है शिक्षण की गतिशील विधियां, डायनेमिक मेथड ऑफ टीचिंग। टीचिंग के डायनेमिक मेथड क्या हो सकते हैं? ऐसी गति, ऐसे तरीके, ऐसे अप्रोच क्या हो सकते हैं कि शिक्षण का कार्य अच्छा सा हो जाए, बेहतर हो और लाभकारी हो। तो इसके लिए जो है आयोग क्या कहता है कि समस्त विषयों के शिक्षण में विद्यार्थियों को आत्म अभिव्यक्ति के कार्य पर विशेष रूप से बल देना चाहिए। सेल्फ एक्सप्रेशन, जैसे बच्चों को अवसर ही नहीं मिलता है अपने आप को अभिव्यक्त करने का, इसलिए जो है शिक्षक को कभी यही पता नहीं लगाएगा कि विद्यार्थी है कैसा, इसकी क्षमता क्या है, इसकी सोच क्या है, इसकी कमियां क्या है, ताकि वो शिक्षक फिर से उस विद्यार्थी के लिए अच्छी योजना बना करके उसकी समस्याओं का समाधान करें। तो शिक्षण के लिए इस आयोग ने कहा था कि सेल्फ एक्सप्रेशन, आत्म अभिव्यक्ति वाली पढ़ाई होनी चाहिए। इस प्रकार का एक पैटर्न इसने सजेस्ट किया था। दूसरा, शिक्षण में सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान होने चाहिए। सामूहिक मतलब समूह में पढ़ना, समूह में बातचीत करना, समूह में चर्चा करना। क्योंकि व्यक्ति यानी मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी का मतलब है कि जो साथ में मिलकर रहना पसंद करता है, जबकि हम अन्य जीवों में ऐसा मूल गुण नहीं देखेंगे, परंतु मनुष्य में है। और जब व्यक्ति को इस तरह के सामाजिक परिवेश में रहना है तो वो कार्य उसके शिक्षण के दौरान ही आरंभ हो जाना चाहिए। तो यही बात आयोग ने कही कि उसका जो है शिक्षण ऐसा होना चाहिए कि सामूहिक रूप से करे, मिलजुल कर करे, जुड़ कर करे। तो जो खेल खिलाए जाते हैं विद्यार्थियों को या समूह सामूहिक कार्य कराए जाते हैं, उनका औचित्य भी यही है कि विद्यार्थियों में ऐसे सामूहिक कार्यों में जुड़ने का एक गुण आ सके, ताकि वो भविष्य में जीवन में इन चीज़ों से समस्या न लें। इसके अलावा शिक्षण के समय दृश्य, श्रव्य, ऑडियो विजुअल साधनों का उपर्युक्त रूप से प्रयोग होना चाहिए। तो आज की डेट में हम जो देखते हैं कि जो पढ़ाया जाता है उसमें कई तरह की जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ऑडियो साउंड भी चल रहा है, विजुअल चित्र भी दिखाए जा रहे हैं। तो किताबों को भी इसी पैटर्न पे जो है प्रिंट किया जा रहा है कि उसमें दोनों चीज़ें बच्चे को आए। और आज की जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है उसमें तो और भी ज़्यादा है कि हम जो है एनिमेशन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि क्लास, पढ़ाई, टॉपिक ज़्यादा आकर्षक हो सके। इसके अलावा शिक्षा में क्रियाविधि यानी एक्टिविटी मेथड, लर्निंग बाय प्ले, खेल खेल करके सीखना, तो इसको इसने प्राथमिकता दी थी। तथा योजना पद्धति, प्रोजेक्ट मेथड पर विशेष बल देना है। तो इसका मतलब है कि विद्यार्थी पढ़ाई कार्य चीज को असल में करे। तो विद्यार्थियों को जो प्रोजेक्ट बनाने को दिए जाते हैं उसका औचित्य यही है कि विद्यार्थी को ये समझ में आए कि स्मार्ट सिटी में क्या क्या होना चाहिए, कहाँ कहाँ पर क्या सड़क होनी चाहिए, स्कूल होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, वेस्टेज को डिस्पोज करने के लिए जो है केंद्र होना चाहिए, ऐसे तमाम बातें। तो प्रोजेक्ट का लॉजिक वही है। तो इन्होंने इन दोनों चीज़ों पर फोकस किया था, एक्टिविटी मेथड
और प्रोजेक्ट मेथड। ये थी शिक्षण की गतिशील विधियां। और चरित्र निर्माण एवं अनुशासन की शिक्षा क्या होनी चाहिए? एजुकेशन ऑफ करेक्टर एंड डिसिप्लिन। तो इसके बारे में आयोग ने 3 मुख्य सिफारिशें दी थी कि विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना विकसित करने के लिए शिक्षक और विद्यार्थियों में गहरा संबंध होना चाहिए, क्लोज रिलेशन होना चाहिए विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में। तभी जाके विद्यार्थी ज़्यादा अनुशासित होंगे, क्योंकि वो शिक्षक की बातें मानेंगे, उसके डायरेक्शन को फॉलो करेंगे, उसके हिसाब से पढ़ाई करेंगे, उसके हिसाब से चलने की कोशिश करेंगे, तो डिसिप्लिन आने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरा, विद्यार्थियों में सामूहिक खेलों तथा पाठ्येतर क्रियाओं एक्स्ट्रा कैरिकुलम को प्रोत्साहित। तो जब जो है सामूहिक खेल जो मिलजुल कर करते हैं, वहाँ से भी जो है एक तो डिसिप्लिन आता है, इंतज़ार करना, वेट करना, समय पर चीज़ ख़त्म करना, चलना, बैठना, रुकना, वेट करना, सुनना, ये एक सामूहिक खेलों से आता है। और साथ में पाठ्येतर क्रियाओं यानी पढ़ाई के अलावा जो और गतिविधियां हो सकती हैं, वो इनको भी प्रोत्साहित करने के लिए इस आयोग ने सुझाव दिया था। तो उससे व्यक्तित्व विकास हो गया, शारीरिक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, सांस्कृतिक विकास हो गया, ऐसे तमाम डेवलपमेंट होने की संभावना बढ़ेगी, ये जो इसके जो बच्चे को और आज बेहतर बनाएगा। और इसके अलावा विद्यार्थियों में स्काउटिंग, एनसीसी और जूनियर रेड क्रॉस को भी प्रोत्साहन देना चाहिए। इससे भी विद्यार्थियों में जो है डिसिप्लिन आता है, या फिर जो है उनका चरित्र बल ज़्यादा मजबूत होता है, स्टेबल हो जाता है। ये तमाम सिफारिशें इस आयोग ने चरित्र निर्माण और अनुशासन की शिक्षा के लिए दिए थे। तो ये जो है चरित्र निर्माण और अनुशासन की शिक्षा का हिस्सा हो गया। इसके अलावा धार्मिक और नैतिक शिक्षा पर भी क्या बोला था इन्होंने? तो धार्मिक शिक्षा पे ये बोला था कि धार्मिक शिक्षा विद्यालयों में प्रदान की जा सकती है। धार्मिक शिक्षा का मतलब नहीं कि धार्मिक क्रियाकलाप करवाने हैं। धार्मिक शिक्षा का मतलब है जानकारी देना, इन्फॉर्मेशन देना, अलग अलग धर्मों की विशेषताओं से विद्यार्थियों को अवगत कराना। ऐसी शिक्षा होना व्यवहारिक है भारत जैसे देश में। तो एक तो इन्होंने ये कहा। दूसरा, धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा विद्यालय के अध्ययन के समय न दी जाए, नहीं जाकर उससे पूर्व या उसके उपरांत दी जाए। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो हो गया मेन मेन विषयों की पढ़ाई, कि जो है मैथ्स पढ़ी जा रही है, इंग्लिश पढ़ी जा रही है, ह्यूमैनिटीज पढ़ी जा रही है, एक तो विषयों की पढ़ाई हो गई। फिर इस आयोग ने कहा कि ये जो धार्मिक और नैतिक शिक्षा है, या तो इसको पहले दे दें या इसको बाद में दे दें। और ये देखा भी जाता है कि स्कूलों में जब जो है प्रेयर का टाइम होता है सुबह, तो उसी समय कुछ बातें बताई जाती हैं चरित्र से संबंधित, डिसिप्लिन से संबंधित, धर्म से संबंधित। या फिर जब जो है मेन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई खत्म हो जाती है तो लास्ट में बता सकते हैं। तो ये भी चलता है। और इसके अलावा ये भी कहा गया, जब ये जो शिक्षा दी जा रही हो तो किसी को बाध्य न किया जाए, क्योंकि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार भी हैं, फंडामेंटल राइट्स। और उसमें ये भी कहा गया कि किसी को विशेष रूप से जो सरकार के द्वारा संचालित स्कूल हैं या सरकार के द्वारा अनुदान प्राप्त स्कूल हैं, उन स्कूलों में धार्मिक शिक्षा न दी जाए। और अगर दी जा रही है तो किसी को बाध्य न किया जाए कि वो उस शिक्षा को हासिल करे ही करे, क्योंकि हो सकता है एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म की बातों को मानने स्वीकार करने के लिए तैयार ना हो, तो उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो ये बातें जो है आयोग ने कही थी। और कहीं ना कहीं इस आयोग के पास संविधान की वो विशेषताओं का ज्ञान भी रहा होगा कि हमारे संविधान ऐसा स्वतंत्रता देता है नागरिकों को। और ये प्रावधान जो है संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 के बीच में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो ये जो है
धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा के पहलू हैं। और लास्ट है इसमें इस आज का, परीक्षा और मूल्यांकन, एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन क्या होना चाहिए। तो इसमें जो है आयोग ने क्या कहा था, बाह्य परीक्षाओं की संख्याओं में कमी की जानी चाहिए। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जो होते हैं, एक्सटर्नल मतलब बाह्य परीक्षाएं बाहर, उनकी संख्या कम होनी चाहिए। पूरी खत्म करने के लिए तो नहीं बोला, परंतु कम होनी चाहिए। एक, निबंधात्मक परीक्षाओं में सुधार किया जाए। जो ऐसे या डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो एग्जामिनेशन है उसमें कह रहे हैं कि उसमें एक तो विचार प्रधान प्रश्न पूछे जाएं, विचार यानी जिसमें थॉट, विचार देना हो, और साथ में वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का भी प्रयोग किया जाए, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आज की जो हमारी नई शिक्षा नीति है वो भी इसी तरह की रिकमेंडेशन देती है। इसीलिए हम आजकल देखते हैं एमसीक्यू भी आते हैं और लंबे क्वेश्चन भी आते हैं जो निबंध तरह के। अब तो जो है शॉर्ट इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, लॉन्ग इंफॉर्मेशन क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 3 तरह के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। इसके अलावा अंतिम मूल्यांकन, स्यूमेटिव एवेल्युएशन, यानी जो टोटल लास्ट में किया जाता है के समय क्या क्या कहा इन्होंने, आंतरिक परीक्षाओं जो इंटरनल एग्जामिनेशन होते हैं स्कूलों में विद्यार्थियों को, उनको ध्यान रखा जाए। इसके अतिरिक्त नियतकालीन परीक्षा जो पीरियडिक टेस्ट होते हैं, जो पीरियडिक यानी एक एक टाइम के बाद होते हैं, 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने ऐसे, उनको भी ध्यान में रखा जाए। और विद्यालय अभिलेख, स्कूल के जो रिकॉर्ड हैं उनको भी, यानी इन 3 चीज़ों का ध्यान रखा जाए जब अंतिम मूल्यांकन किया जा रहा है। यानी ये रिकमेंडेशन अब भी है नई शिक्षा नीति में कि बच्चे ने लास्ट में एक बोर्ड एग्जाम दिया और उसी के हिसाब से उसका इवैल्यूएशन हो गया, बल्कि पूरे साल का इवैल्यूएशन होना चाहिए और उसके आधार पर बच्चों को नंबरिंग या ग्रेड दी जाने चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा आंतरिक और बाह्य परीक्षाओं में छात्रों के कार्य का मूल्यांकन अंकों में न किया जाए, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से ग्रेड में किया जाए कि कितना ग्रेड। तो आजकल जो है हम देखते हैं ना कि कितना ये कौन सा ग्रेड आया है, ग्रेड के आधार पर जो है या सीजीपीए के आधार पर जो है आंकलन होता है। तो उससे क्या होता है कि ये जो इसके ज़्यादा आए इसके कम आए, वो जो गैपिंग होती है वो ख़त्म हो जाएगी। और फेल विद्यार्थियों के बारे में इन्होंने कहा कि जो बच्चे फेल हो जाते हैं, कुछ विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, उन बच्चों को कंपार्ट मेंटल इवैल्यूएशन या मेंटल एग्जामिनेशन का मौका मिलना चाहिए। तो आजकल भी ये चलता है कि जो है सप्लीमेंट्री परीक्षाएं दी जा सकती हैं पास होने के लिए। ये तमाम बातें परीक्षा और मूल्यांकन से संबंधित विषय पर इस मुदलियार आयोग के द्वारा या माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा दी गई हैं। इसमें 1-2 पॉइंट्स और बचे हुए हैं, तो फिर ये जो है मुदलियार कमीशन खत्म हो जाएगा। तो आज इसको इतना ही रखेंगे, कल आगे बढ़ाएंगे।